हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना जो था चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। तो मानव में पाचन अपन टॉपिक पढ़ रहे थे। मानव में पाचन जो टॉपिक है इसके अपन ने कुछ पार्ट को पढ़ लिया था। तो आइए चलते हैं आज। तो इस चित्र में आपने देख लिया पाचन तंत्र इस प्रकार का दिखाई देता है। और आइए चलते हैं। तो मानव पाचन और मानव के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं जो पाचन में काम आते हैं, तो वो अपन ने देख लिए थे। जैसे कि मुख है, ठीक है, ग्रासनल भी है, ग्रसिका इसको भी कहते हैं, आमाशय है, शुद्रांत्र है, छोटी आंत भी कहते हैं शुद्रांत्र को, बृहदांत्र और बड़ी आंत भी इसको कहते हैं। तो शुद्रांत को छोटी आंत और बृहदांत्र बड़ी आंत को कहते हैं। तो पहला जो भाग था अपना मुख था, और मुख को अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। मुख एवं मुख गुहिका अपन ने पढ़ लिया था। और मुख के अंदर जो दांतों के प्रकार होते हैं उनके बारे में अपन ने जाना था कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के दांत हैं यहाँ पर अपने। तो पहला था कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और फिर था चवर्णक। तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इनके बारे में अपन ने जाना था। इनकी संख्या के बारे में भी अपन ने देखा था, तो ये भी अपन ने पढ़ लिया था। और यहाँ पर दांत के प्रकार एवं इनके कार्यों के बारे में अपन ने एक सारणी दी हुई है यहाँ पर। इस सारणी को देखते हैं। तो ये सारणी अपन ने कल देखी नहीं थी। तो दांतों के प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो। दांतों के प्रकार है, दांतों की संख्या है, निचले जबड़े में कितनी होती है, ऊपरी जबड़े में कितनी होती है, और टोटल योग इनका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन एक प्रयोग किया था कल, एक ब्रेड का टुकड़ा लिया था। उस ब्रेड के टुकड़े को चबाकर काट कर सब तरह से अपन ने देखा था कौन से दांत कौन से काम में आते हैं। तो कतरन एवं दंशन वाले जो दांत थे, तो दंशन और कतरन वाले जो दांत थे वो कौन से दांत थे? कृंतक, कतरन, कृंतक, ठीक है, कृंतक। तो अभी इस पर स्क्रीन पर लिखना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन यहाँ क्या आएगा? कृंतक आएगा। ऊपरी जबड़े जो है ये जो होते हैं कितने होते हैं? तो यहाँ अपन को संख्या लिखनी है, नाम नहीं लिखना। तो नाम संख्या तो अपन लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे देखो, कतरन एवं दंशन वाले जो दांत होते हैं वो दांत कौन से होते हैं? कृंतक दांत होते हैं। इनकी संख्या जो होती है निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े में कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। तो निचले जबड़े में कितनी होती है? 4, और यहाँ भी कितनी होती है? 4। चीरने एवं फाड़ने वाले दांत जो होते हैं, जो कि अपन ने रदनक दांत जो होते हैं 2 होते हैं नीचे और 2 होते हैं ऊपर। चित्र में आप दोबारा देख भी सकते हो, बुक आपके पास होगी तो उसमें आप चित्र को खोल करके देखो। उसमें जो रदनक दांत थे वो रदनक दांत थे 2 निचले जबड़े में, तो ऊपरी में भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। चबाने वाले दांत और पीसने वाले दांत कितने होंगे? तो अपन ने देखा था चवर्णक और अग्रचवर्णक। तो अग्रचवर्णक तो 3 थे, सॉरी, अग्रचवर्णक जो थे वो 4 थे और चवर्णक जो थे वो 6 थे। तो देखो यहाँ पर अग्रचवर्णक भी है और चवर्णक भी है, ठीक है। दोनों प्रकार के दांत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हो गए कृंतक, ये हो गए रदनक और ये हो गए अग्रचवर्णक। तो ये कितने? 2 हैं, 2 यहाँ पर दिख रहे हैं और ये 2 यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद चवर्णक को अगर आप देखोगे तो चवर्णक कितने? 1 2 3 और ये 1 2 3। तो 3 तो कितने हो गए? कौन से हो गए? चवर्णक हो गए। और अग्रचवर्णक कितने हो गए? सॉरी, ये 3 इधर और 3 इधर है ना, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और अग्रचवर्णक जो दांत हैं वो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2 इधर 2 इधर, तो ये हो जाएंगे 4। तो ये तो है निचले जबड़े की बात, ठीक है। तो निचले जबड़े में टोटल चबाने वाले दांत कितने हैं? ये भी चबाने का काम करते हैं, ये भी चबाने का काम करते हैं। चवर्णक और अग्रचवर्णक दोनों चवर्णक है तो चबाने का कार्य करते हैं। तो 6 और 4 कितने हैं निचले जबड़े में? 10। तो 10 नीचे और 10 ऊपर, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 20। तो जो चबाने वाले जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं, और यहाँ पर भी 10 होते हैं, ऊपर भी 10 नीचे भी 10। ये जो थे ये 4 थे, 4 और 4 8 थे दोनों तरफ। और ये जो थे 2 थे, 2 नीचे और 2 ऊपर, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। टोटल हो जाएगा 32। तो ये 32 दांत टोटल हो जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये थी बात। तो चलिए आगे चलते हैं। दूध के दांत और अस्थायी दांत की शायद अपन ने बात कर ली थी, चलो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं अपन। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे हैं?
थे। तो कुछ साल पहले आपके दांत गिरने लगे होंगे, क्योंकि 8 साल का जब बच्चा होता है तब तक उसके सारे दांत जो होते हैं, दूध के दांत जिन्हें कहते हैं, शुरुआत के जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और दोबारा आते हैं, और फिर तिबारा नहीं आते। एक बार आते हैं जब बचपन में पहली बार आते हैं, फिर दूसरी बार टूटने के बाद आते हैं, और अगर फिर से टूट गया तो फिर वो दांत नहीं आते। ठीक है, तो एक ही बार टूट के आते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। दोबारा टूटने पर हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक के सभी दांत गिर जाते हैं। तो दूध के सभी दांत जो होते हैं, कच्चे दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकल आते हैं, जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। और दूसरे इनके जगह पर जो दांत आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्थायी दांत। ठीक है, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, यद्यपि वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उस टाइम पर भी दांत गिर जाते हैं, और बूढ़ा होने के बाद जो होता है वो उसके दांत नहीं होते, तो अजीब सा लगता है, खाली खाली सा मुँह लगता है, बोखला बोखला उसको कहते हैं। फिर तो ऐसी अवस्था आ जाती है फिर वृद्धावस्था में, बूढ़ा होने के बाद। ठीक है, और उसके बाद वो दांत दोबारा नहीं आते हैं। तो ये है। तो 2 तरह के दांत अपन ने जाने, एक तो दूध के दांत होते हैं और एक होते हैं स्थायी दांत। एक दूध के दांत होते हैं, एक होते हैं स्थायी दांत। दूध के दांत वो होते हैं जो स्टार्टिंग में होते हैं, और स्थायी दांत वो होते हैं जो बाद में आते हैं। और स्थायी दांत अगर एक बार टूट जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप को देखते हैं अपन। तो क्रियाकलाप क्या करने कह रहा है? 2 परखनलियाँ लीजिए, दोनों पर अपन लिख देंगे, एक पर ए लिख देंगे, एक पर बी लिख देंगे। परखनली ए में 1 चम्मच उबले हुए चावल डालिए। तो ए में तो क्या करना है अपन को? 1 चम्मच लेने हैं चावल, और कौन से लेना है? उबले हुए, उनको डाल देना है ए में। 1 चम्मच उबले हुए चावल मुख में लेकर 2 से 3 मिनट चबाइए तथा उन्हें दूसरी परखनली में डाल दीजिए। तो दूसरे जो चावल है वो उनको क्या करना है? 1 चम्मच चावल लेना है, मुख में लेना है, 3 से लेकर 5 मिनट तक इन्हें चबाना है मुँह से, और इन्हें दूसरी परखनली बी में डाल देना है। तो 2 परखनलियाँ ली, एक परखनली में अपन ने नॉर्मल चावल उबले हुए डाल दिए, और दूसरी परखनली में अपन ने कुछ 3 से 5 मिनट तक चबाया चावलों को मुंह में, और उसके बाद उनको डाला। तो 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परखनलियों में आयोडीन विलयन को डालिए। तो अपन ने, ठीक है, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 परखनलियाँ दी हुई है, ए भी दी हुई है और बी भी दी हुई है। ठीक है, तो ये अपनी ए परखनली और ये अपनी बी परखनली। इसमें अपन ने क्या किया? ड्रॉपर की सहायता से, यार आपका ड्रॉपर, और इस ड्रॉपर की सहायता से अपन ने क्या किया? आयोडीन इसमें डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया? ड्रॉपर की सहायता से ये 2 ड्रॉपर लिए, ड्रॉपर से अपन ने आयोडीन विलयन डाला, और ये तो थे उबले हुए चावल, और ये वाले कौन से चावल थे? बिना उबले हुए चावल, मतलब सॉरी उबले हुए थे, लेकिन इनको अपन ने चबाया था, और चबाने के बाद इस परखनली में डाला था। दोनों परखनली में डाले थे। इसमें अपन ने सामान्य चावल डाले थे, इसमें चबाए हुए चावल डाले थे, और उसके बाद अपन ने क्या किया था? इसमें आयोडीन की बूंदें डाली। तो आयोडीन की बूंदें जब इसमें डाली अपन ने, उबले हुए चावल में, जिसको अपन ने चबाया नहीं था, उसमें ये नीला रंग देती है। और जो अपन नॉर्मल जो चबाए हुए थे, उन चबाए हुए चावलों वाली परखनली में जो अपन ने आयोडीन डाला, तो उसमें नीला रंग नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन ने प्रयोग पढ़ा था पिछले लेसन में, तो वहाँ पर अपन ने जाना था कि आयोडीन का परीक्षण कैसे किया जाता है। आयोडीन का परीक्षण ऐसे किया जाता है जब हम आयोडीन से कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे किया था अपन ने? कार्बोहाइड्रेट में जब आयोडीन को मिक्स किया जाता है तो उसका कलर नीला हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट था उनमें, तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से रंग नीला हो गया। लेकिन ये जो चबाए हुए चावल थे, इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं था। अब आप बोलोगे चावल तो थे, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ गया? तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ गया? जब इसको अपन ने चबाया था, तो चबाते टाइम आपको पता है कि अपने मुख में क्या होती है? लार होती है, लाला रस भी कहते हैं इसको, या लार होती है, लार रस भी कहते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप कह सकते हो। तो ये लार रस क्या करता है? ने क्या किया? वो जो चावल अपन ने चबाए थे, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट था, उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके उसको काहे में बदल दिया? शर्करा में बदल दिया। अब जब वो कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल चुका है चबाने की वजह से, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इस वजह से आयोडीन का विलयन मिलाने पर यहाँ नीला रंग आपको प्राप्त नहीं हुआ। जबकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट था, इसको अपन ने चबाया नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पर आयोडीन मिलाने पर क्या प्राप्त हुआ? अपन को नीला रंग प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं।
विलयन की 2-3 बूंदें डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। आप परखनली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परखनली के रंग परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा करके अपने मित्रों के अध्यापक से लीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। तो लाला रस जो होता है वो क्या करता है? चावल के मंड को शर्करा में बदलता है। जैसा कि वही अभी जो मैंने बताया, मंड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, मंड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो लाल रस ने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल दिया। इस वजह से नीला रंग वहाँ पर नहीं प्राप्त हुआ आपको। चलिए आगे चलते हैं। जीभ के बारे में जानते हैं, जो कि अपने मुख का ही पार्ट चल रहा है। पाचन तंत्र अपन पढ़ रहे हैं, मुख के अंदर अपन दांत पढ़ चुके हैं और आगे अपन जीभ पढ़ने वाले हैं। जीभ के बारे में जानते हैं। जीभ एक मांसल पेशी संरचना, आपकी जीभ अपने मुख में, आप जानते हो। तो ये जो होती है ना, एक मांसल पेशी संरचना होती है। कैसी होती है? मांसल पेशीय संरचना ये होती है। अब ये मांसल पेशी संरचना क्या करती है? जो पीछे की ओर मुख गुहिका में अधर तल से जुड़ी होती है। तो पीछे की ओर आप देखोगे तो आपकी जीभ के बीचों बीच एक पतली सी झिल्ली है, जो कि जिसको आपके मुंह से उसने जीभ को जोड़ रखा है। जीभ और आपके मुंह की जो जुड़ा हुआ एक जॉइंट है, एक झिल्ली है, जिससे आपकी जीभ जुड़ी हुई है। कब दिखेगा आपको? जब जीभ को ऊपर करोगे ना और कांच में देखोगे तो आपको दिखाई देगा। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है। तो जीभ का जो आगे वाला भाग होता है ना, वो स्वतंत्र होता है। उसको आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मोड़ सकते हो, घुमा सकते हो। ठीक है, ये मोड़ भी सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? तो जीभ के क्या क्या कार्य हैं, इनको ज्ञात करने के लिए चलो अपन ज्ञात कर लेते हैं। अपन को पता नहीं है तो हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार को मिक्स करने का काम भी करती है। अपन जो भोजन करते हैं ना, भोजन खाते हैं, एक तो बोलने के लिए तो अपन करते ही हैं जीभ का उपयोग, और जब भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद जो ये अपनी जीभ है, ये भोजन में लार को मिक्स करने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। तो भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। स्वाद का पता भी कैसे चलता है? जीभ के द्वारा, ये तो आपको पता होगा। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है। तो अब ये स्वाद का पता कैसे चलता है? जीभ पर क्या होती है? कलिकाएं होती है, स्वाद कलिकाएं उनको कहते हैं। तो ये स्वाद कलिकाएं क्या होती है? स्वाद का पता लगाने में हमारी मदद करती है। इसकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में देख सकते हो आप। ये चित्र में क्या दिया हुआ है? ये संरचना जो दी हुई है, ये विभिन्न स्वाद का पता लगाने वाली स्वाद कलिकाएं यहाँ पर पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र में आप देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर स्वाद कलिकाएं, यहाँ पर स्वाद कलिकाएं, यहाँ पर स्वाद कलिकाएं, यहाँ पर स्वाद कलिकाएं। ये क्या? स्वाद कलिकाएं इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के टेस्ट का पता लगता है, स्वाद का पता लगता है। एक क्रियाकलाप करते हैं अपन। आइए चलो अपन क्या करते हैं, क्रियाकलाप को देखते हैं। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। तो आपको कुछ सॉल्यूशन तैयार करने हैं, विलयन तैयार करने हैं। पहला विलयन तैयार करना है आपको चीनी का विलयन। चीनी को पानी में डालना है, घोलना है, विलयन तैयार करना है। नमक का विलयन तैयार करना है, नमक को पानी में डालना है, विलयन तैयार करना है। नींबू के रस का इसी प्रकार से करना है, नीम की पत्ती का भी इसी प्रकार से करना है। और अथवा करेले का रस भी आप यूज़ कर सकते हो नीम की पत्ती की जगह विलयन बनाने के लिए, पानी में घोलना है। तो इसके किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी जीभ को बाहर सीधी रखने के लिए बोलिए। तो आपका एक मित्र को पकड़िए और मित्र को पकड़ के क्या करना है? उसकी आंखों पर पट्टी बांध देनी है। और उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद क्या करना है? तेरी जीभ को बाहर निकालनी, बोलना है उससे। तो अपनी जीभ को बाहर निकालेगा। चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों में ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने को की 1-2 बूंदें डालिए। तो उसकी जीभ पर क्या डालनी है? आपको 1-2 बूंदें डालनी है सॉल्यूशन की, किसी प्रकार की सॉल्यूशन, प्रत्येक प्रकार की सॉल्यूशन की अलग अलग डालनी है। एक बार नमक की डाल दो, एक बार शक्कर की डाल दो, एक बार करेले की डाल दो। सभी प्रकार के विलयन को डालना है। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की जीभ का उपयोग करें। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें। तो विलयन रखने के लिए करना है, आपको छोटी सी सीख लेनी है। उस सीख के सहायता से आपको विलयन डुबो करके उसकी जीभ पर रखना है। ठीक है, इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। तो अन्य विलयनों के साथ जब करो, तो जब खट्टे से करो तो अलग सीख का उपयोग करना है, कड़वे से करो तो अलग सीख का उपयोग करना है। आप सोच रहे हो कि सर कैसे कैसे सूखले प्रयोग कराते रहते हो, तो ऐसा कुछ नहीं, साइंस में सब चलता है। साइंस में के लिए कोई सूखला नहीं होता। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो
तो आपको करना नहीं है, बस समझना है, आप खुद ही समझ सकते हो कैसा करने पर क्या हो सकता है। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव हो रहा है। तो ये प्रयोग करके आप उससे, अपने मित्र से पूछ सकते हो कि कौन से भाग में किस प्रकार का जो विलियन है, जो किस प्रकार का टेस्ट है वो आ रहा है। अब अपने प्रेक्षण को रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिए गए प्रत्येक क्षेत्र में स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ क्रियाकलाप को दोहराइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, विभिन्न प्रकार के स्वादों के नाम लिखने हैं कि जीभ के किस भाग में किस प्रकार के टेस्ट का अनुभव होता है। तो जब आप इस प्रयोग को करोगे, अपने फ्रेंड की जीभ पर विभिन्न प्रकार के स्वादों को रख करके पूछोगे, तो यहाँ पर आपको मीठा स्वाद का अनुभव होगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के स्वाद मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर जो आप रखोगे जो वो होगा मीठे वाला स्वाद। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्थान पर कौन सा स्वाद का अनुभव होता है, मीठे वाले स्वाद का अनुभव होता है। यहाँ पर नमकीन वाले स्वाद का, इन दोनों साइड पर नमकीन वाला स्वाद, यहाँ पर नमकीन स्वाद होगा और यहाँ पर होगा खट्टा टेस्ट। यहाँ पर अपन जीभ का जो ये भाग है ये खट्टे टेस्ट को पहचानता है, खटास को, खट्टी चीज़ें जब अपन खाते हैं तो यहाँ पर वो फील होती हैं। और ये वाला जो रीज़न है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जीभ का जो होता है कड़वे स्वाद को पहचानता है। जब हम टैबलेट भी खाते हैं तो टैबलेट भी यहाँ पर ही रखी जाती है, आगे रखते हैं अपन, तो वो और ज़्यादा कड़वी लगती है। ठीक है, तो ऐसा है। तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है आपको दिया हुआ है नीचे वाला, ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये वाला क्षेत्र होता है कौन सा टेस्ट का अनुभव करता है, ये मीठे टेस्ट का। तो मीठा यहाँ पर फील होता है आपको, और यहाँ पर आपको कौन सा फील होता है, टेस्ट नमकीन, दोनों साइड पर। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र ये खट्टे के लिए है और ये वाला क्षेत्र ये कड़वे के लिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, और अपनी बुक में आप नोट भी कर लो साथ साथ। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके पीछे करके वापस से सुन करके आप कर सकते हो ना। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट करें। यहाँ पर लिख भी लेना कि कौन से क्षेत्र में कौन सा स्वाद अनुभव होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। भोजन नली। भोजन नली निकला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। तो निकला हुआ जो भोजन होता है वो कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है, ये ग्रसिका में जाता है। चित्र 2.2 देखिए, ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई आमाशय तक जाती है। ठीक है, तो ये रहा चित्र 2.7। तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो कि जो ग्रसिका है, ये ग्रसिका है, ये जो है, ये नलिका जो है ये ग्रसिका है। ठीक है, ये पूरी, ये ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है, ग्रसिका है। तो भोजन जो है इस नलिका के अंदर जा रहा है। देखो ये भोजन दिख रहा है यहाँ पर, ये भोजन किधर है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। कहाँ जाएगा, ये आमाशय में चला जाएगा। तो ग्रसिका क्या करती है, भोजन को आमाशय में लेकर के, मुख से आमाशय में लेकर के चली जाती है। तो ये आपने देख लिया, अब इसको आइए पढ़ के देखते हैं। जाती है, ठीक है, तो वक्षुगा से होती हुई जाती है। तो ये कहाँ से होकर जाती है, वक्षुगा अपने सीने वाले भाग से, वक्ष से होती हुई, जिसे कहते हैं सीने को वक्ष कहते हैं, तो वहाँ से होकर के ये जाती है और आमाशय में चली जाती है। ग्रसिका की भित्ति संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता रहता है। तो भित्ति संकुचन जो होती है, क्रमाकुंचन गति भी इसे कहते हैं, पर आपके इसमें दे नहीं रखा। तो भित्ति संकुचन ही अपन समझ सकते हैं। भित्ति संकुचन से क्या होता है, वो फैलती है सिकुड़ती है, तो भोजन क्या इससे आगे बढ़ने लगता है, आगे जाता रहता है। तो भोजन नीचे की ओर सरकता रहता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। तो इसी प्रकार से पूरी आहार नाल, अपन तो ग्रसिका की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी आहार नाल ही इस प्रकार से संकुचित होती है और भोजन आगे बढ़ता है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। तो इस गति के कारण क्या होता है, भोजन नीचे की ओर जाता रहता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन हो जाती है। तो कभी कभी क्या होती है, हमें उल्टी भी हो जाती है। उल्टी क्यों हो जाती है, क्योंकि अपना जो आमाशय है वो भोजन को स्वीकार नहीं करता, उसको भोजन पसंद नहीं आता, या फिर आमाशय में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस समय क्या होती है, वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए। तो आप कभी कभी टैबलेट खा रहे हो, कभी कोई भी चीज़ खा रहे हो, तो उस टाइम पे ऐसा होता है एकदम से उल्टी आ जाती है, या आपने कोई गलत चीज़ खा ली, ख़राब खाना खा लिया, तो उसमें भी उल्टी हो जाती है। तो ये इसी वजह से होती है। जब भोजन, तो खाना जो आता है वापस वो कहाँ से आता है, आमाशय से आता है। जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण
के विषय में सोचिए। आपने अभिभावक एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो अध्यापक आपको यही बताएंगे कि आपने कुछ ऐसा खा लिया होगा जो ख़राब होगा, तो उसकी वजह से अपने को उल्टी हो जाती है और आमाशय उसे बाहर निकाल देता है वापस से। तो पहले ये जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार आता है। तो भोजन का दिशा कौन सी है, वमन के समय उल्टी हो जाती है, तो इसीलिए इसको उल्टी बोलते हैं क्योंकि दिशा उल्टी हो जाती है। तो भोजन वैसे तो यूँ जाता है, लेकिन पहले पूछ रही है भोजन कहाँ चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। अब आमाशय इसको स्वीकार नहीं कर रहा, आमाशय को पसंद नहीं आया भोजन, सही भोजन नहीं है, तो ये करेगा वापस इसको भेज देगा और वापस उल्टी के रूप में ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो भोजन है वापस उल्टा कैसे आता है, पहले यूँ पूछना चाहती है। तो पहले जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार से आता है। तो आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है, इस चपटा होता है एवं इसका आकार कैसा होता है, जे आकृति का होता है। तो आमाशय जो है चपटा मोटी भित्तिनुमा संरचना है जो कि जे आकृति की है, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है यह एक, और ग्रसिका या ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है। तो जो आमाशय होता है, आमाशय जो भोजन प्राप्त करता है वो कहाँ से प्राप्त करता है, ग्रसिका से प्राप्त करता है। तो ये जो नली आपको दिखाई दे रही है, ये जो नली है ये है ग्रसिका। ठीक है, ये जो नलिका दिखाई दे रही है क्या है, ग्रसिका है। अब ग्रसिका से भोजन कहाँ आता है, यहाँ आता है, आमाशय में आता है। अब आमाशय में भोजन आ गया, अब आमाशय में भरा रहेगा, इसके बाद ये निकलेगा भी, तो सही निकलेगा तो ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये यहाँ भी एक नलिका होती है, उस नलिका से फिर ये ऐसे करके आगे चला जाता है। ठीक है, और आगे होती है क्षुद्रांत्र, छोटी आंत। तो इसके बाद ये भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में। मतलब कह सकते हैं कि आमाशय में भोजन आता तो ग्रसिका से और बाहर कैसे निकलता है, क्षुद्रांत्र से निकलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्त्रावित करता है। तो आमाशय जो है 3 तरह की चीज़ें स्त्रावित करता है, एक तो श्लेष्म स्त्रावित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित करता है और पाचक रसों का स्त्रावन करता है। ठीक है, तो श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। जो श्लेष्म होता है, श्लेष्मल होता है, ये आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है ना, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि एसिड है यहाँ पर। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये एक तरह का एसिड है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। अब ये अपने शरीर के आमाशय की जो स्किन होती है अंदर की, उसको भी हानि पहुँचा सकता है। तो उसको हानि से पहुँचाने के लिए क्या होता है, वहाँ पर श्लेष्मक होता है जो कि आमाशय की रक्षा करने का, आंतरिक भित्ति की रक्षा करने का कार्य करता है, कि आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो भोजन अपन करते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बाहर से भोजन के साथ साथ जीवाणु भी चले जाते हैं, ऐसे जीवाणु जो हमें हानि पहुँचा सकते हैं। तो उन जीवाणु को नष्ट करने का काम कौन करता है, ये अम्ल करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये काम करता है उसको नष्ट करने का, इनको जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। जो भोजन के साथ पहुँच जाते हैं, साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। तो माध्यम को क्या होता है, अम्लीय बनाता है। जो भोजन अपन ने करा उसका माध्यम कैसा हो जाता है, वहाँ पर जाके अम्लीय हो जाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। और इस अम्लीय माध्यम में क्या होता है, पाचक रस अच्छे से क्रिया कर पाते हैं। पाचक रस जठर रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। और ये जो पाचक रस होते हैं, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करने का कार्य ये करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करते हैं। प्रोटीन जो है अपन ने लिया है, तो प्रोटीन को अपना शरीर यूज़ करने के लायक बना देता है, उसको और सरल पदार्थों में बदल देता है, जिससे अपना शरीर उसको यूज़ कर सके। इसी प्रकार का क्वेश्चन हो कहीं से भी तो आप पूछ सकते हो कमेंट वगैरह में। आप एक तो क्वेश्चन नहीं पूछते हो, क्वेश्चन पूछा करो। कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछा करो। कमेंट में आप कह सकते हो या फिर यहाँ पर भी आप कह सकते हो, तो कैसे भी करके मैं आपको आंसर दे दूँगा। आप किसी भी तरह मुझसे भी कह सकते हो, ग्रुप में आप कह सकते हो, ग्रुप में नहीं कह सकते, पर्सनली कह सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये बॉक्स दिया हुआ है, आप इसको पढ़ते हैं अपन। कभी कभी जब आप
जल्दी जल्दी खाते हैं तो अपन क्या करते हैं, बहुत बार जल्दी जल्दी खाते हैं, अथवा खाते समय बात करते रहते हैं, खाते समय बात भी करते रहते हो। बात नहीं करनी चाहिए खाते टाइम। क्यों नहीं करनी चाहिए, अभी मैं बताता हूँ आपको खांसी उठती है, एकदम से खांसी आती है, हिचकी भी आ जाती है, बहुत बार हिचकी आने लगती है खाना खाते खाते, फिर अपन को एकदम से क्या करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, अथवा घुटन का अनुभव हो सकता है, घुटन का अनुभव भी हो सकता है। यह खाद्य कणों की श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। ये क्यों होता है, ये है मेन बात यहाँ पर। खाद्य कणों के, ये जो खाने के कण हैं, छोटे छोटे कण, ये गलती से क्या करते हैं, अपनी श्वास नली में चले जाते हैं। वैसे जाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी चले जाते हैं, तो उस वजह से अपन को खांसी आती है और हिचकी महसूस होती है। ऐसा इसलिए करता है अपना शरीर, क्योंकि वो जो खाद्य के कण उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है, या तो खांसी के माध्यम से या फिर हिचकी के माध्यम से। श्वास नली नासिका में आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। तो श्वास नली क्या करती है, वायु को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है। तो ग्रसिका और श्वास नली जो है आगे पीछे होती है। आगे श्वास नली होती है, जस्ट उसके चिपकी हुई पास में सटी हुई ग्रास नली भी होती है। तो दोनों में भोजन एक ही जगह से जाता है, दोनों भोजन भी वहीं से जाता है एक ही जगह से होकर, और वायु भी एक ही जगह पर होकर जाती है। लेकिन अपने मुख में क्या है, एक संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। वो क्या करती है, वायु को श्वास नली में जाने देती है और खाने को ग्रास नली में भेजती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, खाने के कुछ कण श्वास नली में चले जाते हैं, जिससे खांसी और हिचकी अपने को आती है। परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। तो ग्रसनी में क्या होते हैं, देखो जो मैंने बताया था अभी, वायु और भोजन का मार्ग जो है वो एक ही होता है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। तो भोजन निगलते समय जब मांसल रचना वॉल्व का कार्य करती है, तो मांसल संरचना होती है वहाँ पर जो वॉल्व का कार्य करती है, जिसे एपिग्लोटिस भी कहते हैं। ठीक है, जो श्वास नली को ढक देती है, ढक्कन की जैसी संरचना होती है, मांसल संरचना है, ये क्या करती है, श्वास नली को ढक देती है, जिसकी वजह से भोजन कहाँ जाता है, ग्रासनाल में चला जाता है तथा भोजन को ग्रास नली में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश करते, गलती से कभी कभी क्या होता है, संयोगवश भोजन के कण क्या करते हैं, ग्रास नली में, श्वास नली में चले जाते हैं, तो हमें घुटन या का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है, खांसी अपने को आ सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, अपन को बातें नहीं करनी चाहिए खाना खाते टाइम, आराम से खाना करना चाहिए, धीरे धीरे। तो देखो यहाँ पर क्या क्या बताया हुआ है, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जब अपन खाना खाते हैं तो श्वास नली में भोजन ना जाए, इसके लिए क्या होता है, एपिग्लोटिस नाम की एक ढक्कन-नुमा संरचना होती है, पेशी संरचना होती है, जो कि ढक्कन की जैसी होती है। ये श्वासनाल को ढक देती है और भोजन कहाँ चला जाता है, ग्रासनाल में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो भोजन के कण जो होते हैं वो श्वास नली में चले जाते हैं, जहाँ उनको ज़रूरत ही नहीं, श्वास नली में तो हवा की ज़रूरत है, तो हवा की जगह भोजन के कण चले जाते हैं थोड़े से। तो उसकी वजह से क्या होता है, खांसी और हिचकी अपने को आती है। तो खांसी और हिचकी आने का कारण यही है, याद कोई नहीं करता तुम्हें। ठीक है, अपन कहते हैं कोई याद कर रहा होगा, नाम लेने से इसकी ठीक हो जाएगी, अरे ऐसा कुछ नहीं है, इसका साइंटिफिक रीज़न है जो कि अभी आपको पता चल चुका है। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है और श्लेष्मक आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। श्लेष्मक जो आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, ये मैंने पढ़ लिया था। अम्ल के अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है, ये अपन ने पढ़ लिया था। प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदलता है। अब शुद्रांत्र कैसे काम करता है, आइए इसको जानते हैं। तो शुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। तो शुद्रांत्र जो होती है आपकी अत्यधिक कुंडलित नली होती है, जो ये कितनी लंबाई होती है उसकी, 7.5 मीटर उसकी लंबाई होती है। तो ये याद रखने वाली बात है। शुद्रांत्र जो है छोटी आंत होती है, इसका एक और नाम है छोटी आंत। अभी छोटी आंत तो है, लेकिन ये सबसे बड़ी है, इसकी लंबाई जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। 7.5 मीटर जो इसकी लंबाई है, जो कि सबसे ज़्यादा है, सभी पूरी आंत के हर भाग से सबसे ज़्यादा लंबाई इसी की होती है, पर नाम छोटी आंत है, शुद्रांत्र इसका नाम है। यह यकृत एवं अग्नाशय में से स्राव प्राप्त करती है, यकृत या अग्नाशय से अपने स्राव को प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में भी कुछ रस स्रावित होते हैं। तो इसकी भित्ति से भी कुछ रस, इसकी जो दीवारें हैं उससे भी कुछ रस जो होते हैं वो स्रावित होते रहते हैं। लेकिन इनकी इसमें जो मेन जो रस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, यकृत और अग्नाशय से आते हैं। अब यकृत और अग्नाशय क्या चीज़ है, इसके बारे में जानते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। तो इसका रंग
गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। ये उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी और अवस्थित होती है। तो उदर के जो ऊपरी भाग होता है, अपने पेट का जो ऊपरी भाग होता है, उसमें दाहिनी तरफ सीधे हाथ की तरफ ये स्थित होती है। ठीक है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये याद रखने योग्य बात है यहाँ पर। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि, लिवर भी इसको कहते हैं, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्तरस स्रावित करती है, एक थैले में संग्रहित होता रहता है, और ये इससे एक रस निकलता है, उसका नाम है पित्तरस, स्रावित होता रहता है, एक थैलीनुमा संरचना में जाकर इकट्ठा होता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। तो जो थैलीनुमा संरचना, उसका नाम क्या है? पित्ताशय है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पित्तरस का काम क्या है? वसा का पाचन करना है। वापस से काम की बात, तो पित्तरस किस चीज़ का पाचन करता है? वसा का। और पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? यकृत में। ठीक है, और किस में इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। तो ये जानने योग्य बात है यहाँ पर। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। अग्नाशय की बात करें तो कैसी होती है? हल्के पीले रंग की ये ग्रंथि होती है, जो आमाशय के ठीक नीचे होती है, नीचे की ओर होती है। तो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो होती है। ठीक है, चित्र 2.2 में अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन रस पर क्रिया करता है। तो देखो चित्र 2.2 में बताया हुआ है, अपन देखेंगे अभी चित्र को। अग्नाशय रस, इससे अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा रस स्रावित होता है? अग्नाशय रस स्रावित होता है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। और अग्नाशय रस किसका पाचन करता है? किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, तथा इनको अनेक सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। तो उनके सरल रूप में इसको परिवर्तित कर देता है, मतलब उनको तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है। अब शुद्रांत्र में तो था ही भोजन, शुद्रांत्र में अग्नाशय रस और यकृत से जो पित्तरस निकला वो मिल चुके हैं, अपना काम करने वाले हैं, कर रहे हैं, और शुद्रांत्र के निचले भाग में भोजन पहुंच चुका है, जहां आंतरस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो आंतरस वहाँ पर मिलता है भोजन में, और वहाँ पर पाचन की जो क्रिया होती है पूरी हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सरल शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे कि ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज अपने शरीर में ज़रूरत होती है, इसकी कमी होने पर क्या होता है? ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ाई जाती है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वसा जो होती है वो तो ग्लिसरॉल में, वसा और वसा अम्ल जो होते हैं वो कहाँ बदल जाते हैं? ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं, और तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एमिनो अम्ल बन जाते हैं, प्रोटीन कहाँ में परिवर्तित हो जाते हैं? पाचन होकर के एमिनो अम्ल। तो वसा तो ग्लिसरॉल में बदल जाती है, और जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन के बाद। ठीक है, तो ये है इसका। आवाज़ में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एयरफोन का यूज़ करें। एयरफोन का यूज़ करोगे तो आपको आवाज़ क्लियर आएगी एकदम। ठीक है, उसमें आवाज़ का कोई इशू नहीं रहेगा, और आसपास की आवाज़ें भी आपको नहीं आएंगी। कभी कभी क्या होता है, धीमी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती है। ठीक है, तो उसके लिए आप एयरफोन का यूज़ करें। एयरफोन का यूज़ करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको आइए पढ़ते हैं अपन। एक विलक्षण दुर्घटना, आमाशय की कार्यप्रणाली खोज हुई। तो आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं। एक दुर्घटना हुई सन 1822 की बात है, और एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति को गोली लगी। गोली कारण पूरी तरह से घायल हो चुका था। गोली वक्ष क्षतिग्रस्त हो चुका था। उसका जो वक्ष स्थल है, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर गोली उसकी लगी थी। ठीक है, यहाँ पर गोली उसको लगी थी। तो इसमें क्या हुआ था, उसका जो वक्ष था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। आमाशय में एक छिद्र हो चुका था। आमाशय में क्या हो चुका था? एक छिद्र वहाँ पर हो चुका था। इसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले गए। तो डॉक्टर था वहाँ पर, अमेरिकी चिकित्सक था, उस चिकित्सक के पास उसको लेकर के गए। ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। तो आमाशय का उसने उसकी जान बचा ली, लेकिन जो आमाशय था उसका जो छेद था, उस गोली की वजह से जो हुआ था उसको ठीक से नहीं कर सका वो बंद, तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। उसके बाद क्या किया, बाहर से उसने पट्टी लगा दी ऊपर से और उसको ढक दिया। ब्यूमांट को छिद्र से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। और ब्यूमांट ने क्या किया, जब वो आता था उसके पास जो
मरीज़ था जिसको गोली लगी थी, और वो पट्टी करता था, जो उस ब्यूमैन डॉक्टर था। तो ब्यूमैन को एक अवसर मिला कि वो जब पट्टी करता था तो उस टाइम पर उसने देखा कि आमाशय में क्या प्रक्रिया हो रही है, तो उसके अंदर देखने का उसको अवसर मिला। इसने कुछ रोचक परीक्षण किए, तो ऐसी बातें जो पहले किसी को पता नहीं थी वो बातें उसे जानने को मिली। ब्यूमांट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, तो भोजन उसमें ब्यूमांट ने क्या देखा कि आमाशय जो है भोजन का मंथन कर रहा है, भोजन को अच्छी तरह से मथ रहा है, मिक्स कर रहा है, उसके रसों को मिला रहा है, उसकी भित्ति से तरल स्त्रावित हो रहा है तथा भोजन को पचा सकता था। ठीक है, और वो क्या करता है, उसकी भित्ति से तरल स्त्रावित हो रहा है तथा भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय शुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो उसने ये देखा कि वहाँ पर भोजन पच रहा था, और पचने के बाद क्या होता है, आमाशय जो है आगे छोटी आंत में जाता है, भोजन जो आता है वो आमाशय में, अपन ने जाना था कि जो भोजन आता है आमाशय में वो कहाँ जाता है, आगे छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में खुलने से पहले पूरी तरह से वो पच जाता है, और जब आमाशय में पच जाता है उसके बाद ही वो रास्ता खुलता है, तभी जाकर के वो छोटी आंत में शुद्ध आंत में जाता है। ठीक है, तो ये थी बात, यहाँ तक हुई अपनी बात। और डॉक्टर साहब ने किस प्रकार से आमाशय कार्य प्रणाली को समझा, और शुद्धांत में अवशोषण को अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट अपन कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।